नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है रण क्षेत्र का, जिसमें आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में बारिश और भूस्खलन से मची भारी तबाही की। हिमाचल में इस वक्त प्रकृति अपना कहर बरपा रही है और हालात ये हैं कि कई मंजिला इमारत भी ताश के पत्तों की तरह ढह रही हैं। सड़कें दरिया बन चुकी हैं, लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो चुका है। अब तक 60 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 10,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। सरकार स्थिति को नियंत्रण करने का लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन भारी बारिश के बीच रेस्क्यू टीमों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। देवभूमि हिमाचल में इस बार रिकॉर्ड तोड़ बारिश दर्ज की गई है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या प्रकृति से छेड़छाड़ इंसान को भारी पड़ रही है? क्या प्रकृति का रौद्र अवतार एक अलार्म है और क्या इंसान कुदरत के इस कहर से सबक लेकर प्रकृति का प्रयोग करने पर ध्यान देगा, ना कि उपभोग करने पर? चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। हिमालय में बादल बरसे, ऐसे बरसे कि पूरा हिमालय ही पानी पानी हो गया। दरिया सड़कों पर आ गया और सैलाब बन गई सड़कें। हिमाचल में जमीन खिसक रही है, पहाड़ दरक रहे हैं और सिसक रही हैं जिंदगियां। बीते 3 दिनों से बादल बरस रहे हैं। कुदरत के कहर ने कई जिंदगियों को ले लिया है। कहर इस कदर कि बहुमंजिला इमारतें ताश के पत्तों की तरह भर भरा कर दरिया में समा गईं। जिधर देखो उधर प्रकृति का कहर दिखता है। शिमला के समर हिल में हुए भूस्खलन से 14 जिंदगियां काल के गाल में समा गईं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, स्थानीय पुलिस और होमगार्ड सब बचाव कार्य के लिए मैदान में लगे हैं। समर हिल भूस्खलन हादसे में अब तक 14 शव बरामद किए जा चुके हैं। मौत के आंकड़े अभी और बढ़ सकते हैं। समर हिल में एक ही परिवार के 7 लोग लापता हैं। अपनों का कोई पता नहीं चलने से परिजन परेशान हैं। शिमला पुलिस ने शिव मंदिर इलाके में न जाने की अपील की है, साथ ही हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। शिमला के कृष्णा नगर में 4 से 8 घर बाढ़ के पानी में बह गए। कांगड़ा में भी बारिश के बाद पौंग डैम का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात हैं। यहाँ स्थिति संभालने और लोगों की मदद करने के लिए एनडीआरएफ की 6 टीमों को तैनात किया गया है। एयरफोर्स भी लोगों को एयरलिफ्ट करने में जुटी है। बांध में जल स्तर बढ़ने की वजह से गाँव से संपर्क टूट गया है, जिसके बाद कांगड़ा के निचले इलाकों से 800 से ज्यादा लोगों को निकाला गया। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने खुद कांगड़ा के फतेहपुर और इंदौरा में एरियल सर्वे कराकर हालात का जायजा लिया। आसमान से बरसी आफत से हिमाचल में अब तक 10,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। बहरहाल राहत बचाव कार्य में तो प्रशासन की टीमें लगी हुई हैं, लेकिन प्रकृति का ये रौद्र अवतार एक अलार्म है कि प्रकृति का प्रयोग करें, उपभोग नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। मेरी किसी से भी ये गुहार है कि मेरे उनको आज कहीं से भी कैसे करके ढूंढ के उनको बस हमारे हवाले कर देना। जिंदा मुर्दा कैसे भी हम एक्सेप्ट करेंगे, पर हमारे हवाले कर दो उनको जितनी जल्दी से। हम 3 दिन से उनका वेट कर रहे हैं। पहाड़ों में स्लाइड तो हो जाता है कई बार, लेकिन ये है कि प्रशासन को भी ऐसी जगह जो है सेफ करनी चाहिए। कोई ना कोई साधन करना चाहिए कि कोई पानी का कोई अच्छी तरीके से निकास हो। रेलवे की लाइन आपने देखी होगी कहाँ लटकी हुई है, तो साधन कोई प्रॉपर साधन नहीं है। तो बिल्कुल हिमाचल से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वाकई में दिल को दहला देने वाली वो तस्वीरें हैं। आपको बता दें कि 60 से ज्यादा लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। भयावह तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और इसके साथ ही आपको बता दें कि 10,000 करोड़ का नुकसान अब तक हो चुका है और यह अनुमान सरकार का अनुमान है। हो सकता है कि इससे ज्यादा भी नुकसान हो, यानी कि सरकार जो अभी तक का अनुमान लगा रही है, क्योंकि आने वाले जो दिन हैं वो भी हिमाचल के ऊपर और ज्यादा भारी हो सकते हैं। इस बात की भी आशंका बार बार जताई जा रही है मौसम विभाग की ओर से। चर्चा करेंगे और चर्चा इस बात को लेकर करेंगे कि आखिर इसकी वजह क्या है। क्या वजह है कि प्रकृति की ओर से ये रौद्र रूप जो है वो दिखाया जा रहा है, कहर बरपाया जा रहा है, जिंदगियों को लीला जा रहा है और इस पर अभी तक किसी तरह का कोई काबू पाने में
सरकार भी ऐसा लग रहा है कि कोशिश तो कर रही है, सरकार की ओर से भरपूर प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सरकार के भी हाथ पांव फूल चुके हैं। हिमाचल में जिस तरीके से लगातार भारी बारिश हो रही है और बारिश की वजह से लैंडस्लाइड की घटनाएं भी लगातार सामने आ रही हैं, और उसकी वजह से जो वहां पर हालात उत्पन्न हुए हैं उसको लेकर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि 3 सवाल हम पूछ रहे हैं। पहला सवाल यह है कि क्या प्रकृति से छेड़छाड़ इंसान को भारी पड़ रही है। दूसरा सवाल हमारा यह है कि क्या प्रकृति का रौद्र अवतार एक अलार्म है, और क्या इंसान कुदरत के इस कहर से सबक लेकर प्रकृति का प्रयोग करने पर ध्यान देगा, ना कि उसका उपभोग करने पर। चर्चा करेंगे। 2 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी जी महाराज जी हैं, जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं। स्वागत है महाराज जी आपका। इसके साथ ही हमारे साथ डॉक्टर दलीप दत्ता जी, जो कि पर्यावरणविद हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका भी स्वागत है सर। लेकिन सबसे पहले महाराज जी मैं आपके पास आना चाहूँगा और हम आध्यात्मिक नज़रिए से आपसे समझना चाहेंगे कि हिमाचल में देवभूमि में जो कुछ हो रहा है, देवभूमि हिमाचल में जो कुछ हो रहा है, उसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं और इसकी वजह क्या मानते हैं? देखिए, प्रकृति को हमारे यहाँ परमात्मा के रूप दिए गए हैं और इसीलिए प्रकृति में ही परमात्मा देखने की वो है। हमारे यहाँ वृक्षों की पूजा से लेकर के पर्वतों की, पहाड़ों की पूजा की गई है। और खास तौर से देवभूमि तो अपने आप में कण-कण में वहाँ पे परमात्मा का निवास है। हर जगह शक्तिपीठ है, हमारे धार्मिक स्थल है और पहाड़ के लोगों के द्वारा वहाँ पे अनेक अपने क्षेत्रीय स्तर पे वहाँ पे अपनी पूजा पाठ होते हैं। तो इसलिए हमें ऐसा सनातन धर्म में जो बताया गया कि निश्चित रूप से प्रकृति का सम्मान करना चाहिए, उसका रख रखाव करना चाहिए। लेकिन आप देखो, आपको याद होगा कि बहुगुणा जी जब वहाँ के मुख्यमंत्री थे उत्तराखंड में भी, जब कांग्रेस की सरकार थी, उस समय भी बहुत बड़ा स्लय हुआ आया था और जल प्रलय हुआ और वहाँ पे बहुत ही नुकसान हुआ। तो उसके पहले आप देखो कि वो जो केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, वहाँ जहाँ पे धार्मिक स्थली है और धर्म की क्षेत्र है, वहाँ का कहाँ तक लोग जाते थे आस्था से लेके। लेकिन उसी के साथ वहाँ पे जिस प्रकार से जा करके लोग वहाँ पे हनीमून मनाने जाते थे, शराब पीते थे और प्रकृति के साथ वहाँ जो छेड़छाड़ किया, जिसका परिणाम स्वरूप जो है वो देखने को मिला और काफी देश दुनिया ने उसे सबक लिया। लेकिन कहीं ना कहीं जरूरी है कि हम जितना हो सके प्रकृति जन्य कार्य करें। जो प्रकृति है उसका हम सम्मान करें, हम उसके साथ किसी भी तरीके से छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि एक दूसरे पे आधारित सब कुछ है। पहाड़, वृक्ष जो भी है परमात्मा द्वारा जो प्रदत्त है, वो ऐसी तरीके से बांधा गया है कि हम किसी एक से अगर छेड़छाड़ करते हैं तो उसके पूरे ताने बाने जो है खिसक जाता है और उसके रौद्र रूप हमारे सामने आता है, जिसमें हमारे जन धन सब कुछ की नुकसान हमें झेलना पड़ता है। तो इसलिए निश्चित रूप से हमें पहाड़ों का सम्मान करना चाहिए, हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए, हमें जितने भी वहाँ पे नदियां हैं, पहाड़ है, उन झरने हैं, उनको निश्चित रूप से एक जितना कम से कम हो सके हमें प्रयास करना चाहिए कि बिल्कुल उसे न छेड़े। और क्योंकि छेड़ने का कहीं ना कहीं ही कारण होता है कि स्लाइड आता है, इस तरह से रौद्र रूप देखने को प्रकृति का मिलता है। तो यह निश्चित रूप से, क्योंकि यह हमारे मानवता के लिए खतरा है और कहीं ना कहीं इससे भारी संकट का एक संकेत है। और पिछली बार भी आप देखिए, पहाड़ वो केदारनाथ में, बद्रीनाथ में खिसकने की जो घटनाएं आ रही है, धीरे धीरे वो बैठ रहा है। तो जहाँ पे पाप की वृद्धि होगी तो स्वाभाविक रूप से पहाड़ बैठेगा, स्वाभाविक रूप से इस प्रकार से जो है प्रकृति का आपदाएं आनी शुरू हो जाती है। तो जब भी हमें लगता है कि जब इस बात को समझ जाना चाहिए समय रहते, नहीं तो बड़ी नुकसान का सामना करना पड़ेगा समस्त देशवासियों को, समस्त मानव समाज को। जी बिल्कुल ठीक है स्वामी जी, मैं लौटूंगा आपके पास। लेकिन डॉक्टर दलीप दत्ता जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, जो स्वामी जी कह रहे हैं और जो हम भी कह रहे हैं कि क्या प्रकृति से जो छेड़छाड़ की जा रही है, क्या वही इंसान के ऊपर भारी पड़ रही है, या आप कुछ और वजह मानते हैं इसकी, जो देवभूमि हिमाचल में इस वक्त देखने को मिल रहा है? बिल्कुल जी, ये जो छेड़छाड़ की जा रही है यही बड़ा कारण है। क्योंकि इससे पहले हमने उत्तराखंड में भी, जैसे स्वामी जी ने भी बताया, देवप्रयाग में हमने देखा, ज्योतिष मठ वगैरह में भी, कि वहां पर लैंड जो वो सब मर्ज कर रही थी और लोग काफी जो है वहां से भी डिस्प्लेस हुए थे। तो वो तो अलार्मिंग सिचुएशन थी, वहां से भी हमें सीखना चाहिए था। तो हर साल जो है मानसून सीजन में जब ज्यादा बारिश होती है, और इस बार तो मानसून के साथ साथ जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से भी जो है बारिशें हैं वो ज्यादा हुई हैं। उसके कारण जो उत्तराखंड और ये जो हिमाचल प्रदेश है, जो कि हमारे माउंटेन हिली एरिया है, और जो 2 स्टेट्स हैं जो कि जो पहाड़ी इलाके हैं,
तो इनमें ज्यादा देखने को ज्यादा जो है प्रॉब्लम्स हुई हैं इस बार देखा है जो हमने। तो इसमें लगभग 61 प्लस जो है डेथ्स कुछ दिन में ही हुई है जो मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं। तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम जो छेड़छाड़ कर रहे हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं, और पहाड़ी एरिया में जब हम हिली एरिया में कंस्ट्रक्शन करते हैं तो पेड़ भी हम काट रहे हैं। तो पेड़ क्या करते हैं कि जगह को, जो भूमि होती है, लैंड को, जो साइल होती है, उसको बाइंड करते हैं। जब हम उसको काट देंगे तो उसको बाइंड करने के लिए कुछ बचता नहीं है। तो उसकी वजह से जो स्लोपी एरिया है, जो हिली रीजन है, वो क्या होता है, वहां पर से फिर स्लाइडिंग होती है, चाहे वो रॉक्स हो या तो वो मिट्टी वगैरह ठीक नहीं पाती और लैंड स्लाइड होती है। इस समय पिछले 2-3 दिन में हम न्यूज में देख रहे हैं एक टेम्पल मंदिर जो है वो बह गया, इसके अलावा मकान बह कर नीचे और लोग चिल्ला रहे थे। तो इसका बड़ा यही कारण है कि छेड़छाड़ जो हम कर रहे हैं प्रकृति के साथ, उसी की वजह से ये सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स हो रही है। जी बिल्कुल। लेकिन महाराज जी, सवाल यही है कि क्या लोग इससे सबक लेंगे? क्योंकि जैसा कि आपने भी इससे पहले एग्जाम्पल दिया, बहुत सारे आपने उदाहरण दिए, और जिसमें 2013 का भी आपने जिक्र किया। उत्तराखंड में जो हालात बने हम सबने देखे, वो भयावह तस्वीरें आज भी अगर हम अपने जहन में लाते हैं तो सिहर उठते हैं, और हर कोई कंपन उसके उठने लगती है जब उसको वो याद करता है। लेकिन क्या उसके बाद भी हमने कोई सबक लिया? बड़ा सवाल ये है। देखिए जिस प्रकार से पहाड़ों पे एक प्रतिस्पर्धा लगी है बड़े बड़े होटल बनाने का, सीमेंट, कंक्रीट और तमाम चीजों का जो इस्तेमाल हो रहा है, जिसके वजह से वहां पे खुदाई, वहां पे पेड़ों की कटाई, क्योंकि अभी जो हमारे पर्यावरण बता रहे थे बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि पहाड़ी जो पेड़ होता है वो काफी चीजें जो ऊपर से आती है उसको रोकने का काम करता है, लेकिन वो पहाड़ों वहां पे कटाई चल रही है और कितने उसको करके उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो स्वाभाविक रूप से हम तो अपने गड्ढा खुद हम खोद रहे हैं, हम खुद उसपे और विनाश की तरफ जा रहे हैं। हमें इसको सबक लेना होगा। पहले भी देखिए वहां पे मकान बनते थे तो मट्टी के या पहाड़ी जो पत्थर होते थे ऐसे नेचुरल बनाए जाते थे कि जिससे वहां पे किसी प्रकार का वो नुकसान नहीं होता, तो प्रकृति जन्य होता था। और वो अभी भी पुराने आप देखेंगे तो, लेकिन जब से वो सीमेंट कंक्रीटों का इस्तेमाल होने लगा और ईंटे पत्थर जबरी खुदाई और तमाम चीजें वहां पे बनने लगे, तो और एक प्रतिस्पर्धा लग गई है वहां पे, होटल्स बनने लगे और तमाम ऐसे ऐसे आधुनिक चीजें होने लगी कि जिससे उनको खुदाई करना आवश्यक हो जाता है। वहां पे प्रगति के नाम पे जो विनाश पहाड़ों का किया जा रहा है, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी जो पहाड़ है, हमारी चाहे उत्तराखंड हो चाहे हिमाचल हो, ये हमारी भारत की एक धरोहर है और एक मुकुटमणि है। और हमारी, हम देख रहे हैं कि हमारे जो मुकुट है उसी को कहीं ना कहीं छलनी किया जा रहा है, उसी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जब हमारा सर का पगड़ी या मुकुट ही जब हमारा वो हो जाएगा तो बचेगा क्या? तो ये हमारे तो शान है ना, हिमाचल या देवभूमि उत्तराखंड या हिमाचल है, वो हमारी देश की पहचान है, अमूल्य धरोहर है। उसको जितना हो सके उसकी सुरक्षा देनी चाहिए, उसको जितना हो सके उसी प्रकृति जन्य चलने चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं आधुनिकता के नाम पे जिस प्रकार से अनेक योजनाएं परियोजनाएं चला करके उसका दोहन किया जा रहा है, तो जिसका स्वाभाविक है कि पहाड़ को जानबूझ के खोखला कर दिया गया, जानबूझ के उसको निस्तेज करके, और आज स्लाइड के रूप में और रौद्र रूप उसको दिखाई दे रहा है, जिससे हमारे कितने न सिर्फ संपत्ति का नुकसान हो रहा, साथ में जन की भी नुकसान हो रहा है, जन धन सभी का नुकसान हो रहा है। और उससे पूरा जो है कहीं ना कहीं बहुत ही दुखद है। आज पहाड़ के लोग जो वहां पे प्रकृति जन है, आज उस संकट में है। इस संकट की घड़ी में निश्चित रूप से पूरा देश उनके साथ है, लेकिन जरूर हमें सीखना होगा। अब जो लोग जाते हैं, जो पर्यटक होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं वहां पे जाते हैं और वहां से प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं, वहां पे गंदगी फैलाते हैं, वहां पे कई ऐसी चीजें करते हैं जो वहां के लिए ठीक नहीं है। तो ये सब चीजें हमें बहुत ही जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी धरोहर है, प्रकृति परमात्मा प्रदत्त है। तो इसलिए हमें उसका जब तक सम्मान नहीं करेंगे तो ये निश्चित रूप से हमारे लिए संकट का ही ये देखने को मिलेगा, हमारे अस्तित्व पे भी प्रश्न लग सकता है। जी महाराज जी, आता हूँ महाराज जी एक बार फिर से मैं आपके पास। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा दलीप जी कि देखिए, क्योंकि आप पर्यावरणविद हैं और पर्यावरणविद होने के नाते आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि पर्यावरण को संरक्षित सुरक्षित
रखने के लिए कौन कौन से ऐसे उपाय हैं? देखिए, इसके लिए सामाजिक जागरूकता भी ज़रूरी है। अगर सिर्फ हम सरकार के भरोसे रहेंगे तो वो मुझे ऐसा लगता है कि हम गलती कर रहे हैं। सरकार के साथ साथ जो आम जनता है उसको भी इस ओर ध्यान देना होगा, और सामाजिक जागरूकता के चलते ही हम पहाड़ों को बचा सकते हैं, हम पर्यावरण को बचा सकते हैं, और इस तरीके से जो प्रकृति का कहर देखने को मिलता है समय समय पर, उससे भी हमें राहत मिल सकती है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। क्या है कि लोगों का भी ये इस समय ड्यूटी बनती है कि वो प्लांट्स को काटने के बजाय क्या करें, जो ट्रीज वगैरह प्लांट्स हैं उनको लगाएं। इसके अलावा जो है वो ज्यादा से ज्यादा, जैसे कि स्वामी जी ने भी कहा कि वहाँ कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा चल रही है और प्रतिस्पर्धा चल रही है कि होटल वगैरह और बिजनेस माइंड से लोग वहाँ चल रहे हैं। तो उसके बजाय क्या लोग वहाँ पर जो रहते हैं उनको भी ये देखना होगा कि किस तरीके से जो है वहाँ पर ज्यादा से ज्यादा जो है कंस्ट्रक्शन को रोका जाए, और साथ ही साथ में प्लांटेशन जो है जी अभी रिमूव कर दिए गए हैं। क्योंकि कुछ साल पहले जब मैं अपने टीचर के साथ भी अपने जो जाता था यूनिवर्सिटी के साथ, तो वो वहां पर बताते थे कि ये देखो जी, ये डलहौजी का एरिया है, जहाँ बाकी वाले जो कुछ इलाके थे। तो हमने पूछा अपने टीचर को कि यहाँ रोड्स बड़ी जो है वो नैरो है, छोटी है, तो क्या बात है? तो उन्होंने बताया कि यहाँ के लोग जो है अपने बच्चों की तरह पेड़ों को पालते हैं। लेकिन अब जब हम जाते हैं तो वहाँ रोड बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन चल रही है, वहाँ बड़े बड़े होटल वगैरह बन रहे हैं, तो वहां पर जो पहाड़ियों को काट काट कर इस तरीके से बना रहे हैं, तो फिर जो लैंड है वहां पर वो अनस्टेबल हो रही है लगातार। तो इस तरह के फिर जो है वो इंसिडेंट्स देखने को मिलेंगे, फ्रीक्वेंट मिलेंगे, और बारिश के टाइम पे तो फिर और भी जो है ये ज्यादा जो है आप मिलेंगे आपको देखने को, जो लैंड अभी देख रहे हैं जैसे। जी बिल्कुल। तो महाराज जी, क्या ये माना जाए कि वो समय आ चुका है कि आप सरकार के भरोसे मत रखिए, आप सरकार के भरोसे मत रहिए कि सरकार ये काम करे, सरकार वो काम करे। लोगों को अब जागरूक होना होगा, लोगों को ही अपनी जिम्मेदारी समझते हुए ये भागीदारी निभानी होगी कि किस तरीके से पहाड़ों को बचाया जाए, प्रकृति को बचाया जाए। अब लोगों को अपने कंधों पर ये जिम्मेदारी लेनी होगी। अमित जी, देखिए, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। इसी को देख करके सरकारें तो 15 अगस्त 1947 से अस्तित्व में आए, लेकिन मैं बताना चाहता, हमारे हिंदू सनातन धर्म में तो इसीलिए पहाड़ों की उपासना, पहाड़ों की पूजा करने की बताई गई है। हम पेड़ों की पूजा करने की इसीलिए, ताकि उसी के माध्यम से वो उसका सम्मान करे, उसको संरक्षण करे। अगर जो देखिए पहाड़ों में जिस प्रकार से रोडों की बात अभी आई है, निश्चित रूप से आप देखिए इतनी आधुनिकता के, चूंकि जब बड़े बड़े जब होटल बनेंगे तो सवाल है कि अनेक वाहन जाएंगे, जब वाहन जाएंगे तो बड़े वाहन जाएंगे, छोटे वाहन, सभी प्रकार के, तो उसके लिए व्यवस्था करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें लगता है कि शुरू से इसको जो है इसको प्रकृति जन बनाना चाहिए था। अब हम पहाड़ों को हम सोचेंगे कि हम उसको सिंगापुर और दिल्ली और आधुनिकता से वो कर दे, हम मुंबई बना दे, तो ऐसे नहीं चलेगा। पहाड़ का कैरेक्टर अपना एक उसका अलग चरित्र है, वो एकदम नेचुरल है, वो बहुत वो है, उसे एक से भी छेड़खानी करने से पूरा वो कहीं ना कहीं रुष्ट हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं उसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो हम सरकार तो देखिए, सरकार क्या कर सकती है? सरकार तो सिर्फ उसको एक गाइडलाइन बना सकती है, लेकिन हमें पालन तो हमें ही करना पड़ेगा, जनता को जागरूक होना पड़ेगा। तो हम सबको जागरूक, इसमें सरकार, संत और समाज सबके दायित्व बनता है कि सभी एक दूसरे को वो करके और पहाड़ों का और प्रकृति का सम्मान करें, और हम पहाड़ों को बचाएं, क्योंकि पहाड़ हमारी बहुत ही बड़ी धरोहर है। आप देखिए कि वहां से पहाड़ों से नदियां निकल रही है, गंगा, यमुना, जितने हैं सब आप हमारे पहाड़ों से ही उद्गम उसका हो रहा है। अगर हम वही नहीं रहेगा तो फिर तो क्या हाल होगा, आप सोच सकते हैं। तो इसलिए हमें लगता है कि पहाड़ों के लिए एक विशेष स्तर पे कानून बनाकर सबको सम्मान करना चाहिए। पहाड़ों से तनिक भी छेड़छाड़ करना, आप समझ लिए कि बहुत बड़ा मानवता से छेड़छाड़ करना हो जाता है। तो इसलिए हम पहाड़ सुरक्षित तो हम सुरक्षित, प्रकृति सुरक्षित तो हम सुरक्षित। जी बिल्कुल ठीक है महाराज जी, मैं लौटता हूँ आपके पास एक बार फिर से। मैं आप ही के पास आना चाहूँगा दलीप जी दोबारा से एक बार फिर से। और हमारे जो तमाम दर्शक इस वक्त हमें और आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? वो क्या करें और क्या ना करें? सिंपल सवाल मेरा आपसे। जो भी दर्शक देख रहे हैं सर, हम जो भी सुदर्शन न्यूज पर, तो उनको यही सजेशन है हमारी कि जो भी चीज वो करते हैं वो इन्वायरमेंट को देखकर, प्रकृति को ध्यान में रख कर करें।
जैसे कि आजकल जो चल रहा भी है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जी। कि जो भी डेवलपमेंट हो वो फ्यूचर को ध्यान में रखकर की जाए, किसी तरह का भी। हमें जी। चाहे हम जैसे स्वामी जी भी बता रहे हैं, तो बिल्कुल वो सही कह रहे हैं कि हमें जो है प्रकृति का जो है वो रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। अगर हम पहाड़ों में घूमने भी जाते हैं, क्योंकि टूरिस्ट यहाँ पर जो हमारा यूथ है जाता है, तो वहां पर जाकर अगर वो सॉलिड वेस्ट वहां फैला देता है तो वो भी गलत बात है। तो इसके अलावा जो है वहां पर बहुत सारे एनजीओ, बहुत सारे लोग जाते हैं, यूथ भी रोल प्ले कर सकता है। बजाय उसके सॉलिड वेस्ट वहां स्प्रेड करने के, फैलाने के, वो अगर वहां प्लांटेशन ड्राइव चलाएं और लोगों को जागरूक करें, तो वो ज्यादा जो है बेहतर हो सकता है। तो इसलिए इस तरह का जो है मैसेज जाने चाहिए सोसाइटी में। जी जी बिल्कुल। और महाराज जी, आप जिस तरीके से कह रहे थे, आप बिल्कुल सही बात है। बद्रीनाथ, केदारनाथ लोग जाते हैं और किस तरीके से उन्होंने वहाँ भी वो मनोरंजन का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। हालांकि वहाँ पर फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी पे पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया है। सरकार को मजबूर होना पड़ा, प्रशासन को मजबूर होना पड़ा ऐसा करने से। और किस तरीके से हमने ये भी देखा महाराज जी, आपने भी देखा होगा कि वहाँ पर प्लास्टिक की बोटल्स या जो भी वो चीज़ यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद जब उनके वो काम की नहीं रहती है तो उसको ऐसे ही फेंक के वो चले गए। तो क्योंकि एक पवित्र जगह है, उसको भी किस तरीके से लोग जो है वो अपवित्र करने का काम कर रहे हैं, उस पर भी लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो पर्यावरण को सुरक्षित रखना तो हम सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन फिर घूम फिर के वही सवाल आ जाता है कि क्या हम अपनी जिम्मेदारी को ठीक से निभा पा रहे हैं। देखिए अमित जी, हमारे जो देवभूमि का जो पहाड़ है वो अपने आप में बहुत ही सिद्ध पहाड़ है, और वहाँ पे अनेक संत महात्मा हजारों वर्षों से वहाँ पे तपस्या से लेके साधना किया। देखिए इसीलिए हमारे आदि गुरु शंकराचार्य ने द्वारिका मठ और बद्रीनाथ की स्थापना किया। वहाँ पे वो बनाया, अनेक प्रतीक और अनेक संतों की, सिद्ध संतों की निशानियां वहां आज भी मिल जाएंगी, और इसीलिए वो कभी हमेशा सुरक्षित रहा, कभी इस तरह से नहीं हुआ। लेकिन आप देखिए कि सिर्फ वहां पे जाकर के जो कुछ समय से एक प्रचलन होने लगे था कि हनीमून मनाते थे, अश्लीलता फैलाते थे, वहां पे खिलवाड़ समझ लिया था वो करने, तो ये वो स्थान नहीं है जहाँ पे आप वो कर रहे हो। आप और भी स्थान चले जा सकते हो, सिंगापुर चले जाओ, अनेक देश दुनिया पड़े भरी पड़ी है, लेकिन पहाड़ों का कम से कम आप सम्मान करो, और नहीं तो रुद्र रूप दिखाएगा। तो ये हमें ये समझना होगा कि हम जहां जा रहे हैं उस स्थान का हम सम्मान करें, उस स्थान को उसके जैसे करेक्टर है, क्योंकि हमारे जो भौगोलिक जो स्थिति होती है, हर जगह का अपना अपना एक करेक्टर होता है, और उस चरित्र के अनुसार ही हमें उसी तरह से बर्ताव करने पड़ते हैं। वहां का अपना वेशभूषा होता है, वहां के अनुसार वो अपना खान पान होता है, वहां के अनुसार हम उसके विपरीत अगर जाएंगे तो हमें नुकसान करेगा। जैसे आप साउथ में चले जाइए, वहाँ चावल का प्रयोग होता है, इसीलिए चावल की चीजें बनाते हैं, इडली डोसा ये सब चीजें बनते हैं। लेकिन अगर जो वहां पे इधर से चीजें ले जाके उधर खाइए तो आपको कहीं ना कहीं आपके बॉडी में चेंजेस आएंगे, नुकसान थोड़ा सा करता है। तो इसलिए जहाँ का उसी प्रकार पहाड़ का पे है, तो पहाड़ों पे वहां का अपना उसी अनुरूप अगर जो व्यक्ति जाता है उसका सम्मान करता है, उसको देवभूमि को देवभूमि की तरह समझता है, वो अयासी का अड्डा नहीं बनाता। तो जब अयासी का अड्डा नहीं बनाएगा तो वहां पे प्रदूषण भी नहीं फैलाएगा, वहां पे पेड़ भी नहीं काटेगा, वहां पे अनेक चीजों का वो करेगा, और वो करता नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप सबको भुगतना पड़ता है, इस तरह की त्रासदियां होती है। तो इसलिए हमें सबको जागरूक होना पड़ेगा। हमें इससे प्रकृति से, चाहे आस्तिक कोई भी आस्तिक हो या नास्तिक हो, कोई भी अगर जो जाए तो कम से कम उसका सम्मान करे, प्रकृति का सम्मान हमेशा करना चाहिए। और अगर जो नहीं करता है तो निश्चित रूप से इसी तरह के, तो देख करके जो भयावह दृश्य दिखाई दे रहा है अपने आप में हृदय को कपा देने वाला है, लेकिन इसके पीछे जितना मनुष्यों ने दोहन किया है पहाड़ों का, तो उसी का ये परिणाम है। नहीं तो निश्चित रूप से अपने आप में कभी हमारा देवभूमि जो है अपने आप में, वहां पे ऋषि महर्षि तपस्वियों का स्थान होता था, वहां पे लोग जाते हैं, उसको इसीलिए देवभूमि कहा गया है, जहाँ स्वयं देवता आने के लिए तरसते थे। और वहां पे अब कहीं ना कहीं वहां पे आधुनिकता के नाम पे जिस प्रकार से वहां पे दोहन किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि हर व्यक्ति को जागरूक होना होगा, और पहाड़ों को और प्रकृति को हमें संरक्षण देना होगा, हमें उसकी सम्मान करना होगा, और तभी निश्चित रूप से हमारा अस्तित्व रहेगा। जी बिल्कुल ठीक है महाराज जी, आता हूं मैं आपके पास।
लेकिन दलीप जी, ये भी कहा जा रहा है कि हिमाचल में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है, यानी कि इस बार जो बारिश दर्ज की गई है वो रिकॉर्ड तोड़ बारिश है। इससे पहले इतनी बारिश वहाँ पर नहीं हुई थी और इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो और ज़्यादा भयावह हो गई है। कई मंजिला इमारतें जो हैं वो भरभरा कर ताश के पत्तों की तरह बह रही हैं, सड़कें दरिया बन चुकी हैं, लोग जो हैं वो बहुत परेशान हैं, लोगों को समझ नहीं आ रहा है, लोगों को रोते बिलखते आप देख पा रहे होंगे। लेकिन भाई लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, जिसकी बार बार हम जिक्र कर रहे हैं जिस बात का। जी बिल्कुल, क्योंकि जैसे अभी पीछे भी हमने न्यूज में सुना था कि दिल्ली जिस तरह से एकदम से बारिश 2 दिन में इतनी तेज बारिश हुई कि वहां पर पानी भर गया था, वहां पर जो है इलाके वहां डूब गए थे, वाटर लॉगिंग हो गई थी। इसी तरीके से इस बार जो है हिमाचल और उत्तराखंड में बहुत ज्यादा इसका असर देखने को मिला है बारिश का। तो क्योंकि बारिश तो बहुत ज्यादा हुई है और अभी एक रिपोर्ट आई थी उसमें ये भी बताया कि मानसून तो था, उसके साथ साथ कुछ वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से भी ये बारिश जो है ज्यादा हुई है। तो उसके लिए हम चाहे तैयार नहीं थे, लेकिन जो हम अक्सर पढ़ते हैं चीजों में कि अब जो है क्लाइमेट चेंज हुआ है, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है हम फ्रीक्वेंट जो है वो इंसिडेंट्स देख रहे हैं क्लाउड बर्स्ट वगैरह के, जो कि पहले ऐसे सुनने को नहीं मिलता था। तो जब ये इस तरह की चीजें जब पहाड़ों में होंगी, अभी आपने जब मणिकरण साहब में मंडी की तरफ सुना और वहां पर किस तरीके से क्लाउड बर्स्ट हुआ और उसके बाद तेजी से क्या फ्लड आया और कितनी चीजें वहां से बह कर चली गई रास्ते से, हमने देखा, वो वीडियो भी वहां पर वायरल हुए थे काफी। तो ये चीजें तो होंगी, लेकिन हमें क्या है अपने आप को किस तरीके से सुरक्षित रखना है वो देखना होगा। ये तो हर साल जो है ये इंसिडेंट्स अदरवाइज बढ़ते जाएंगे, तो इसलिए हमें जो है प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने के बजाय उसका संरक्षण करना है, यही हमें करना होगा। अदरवाइज फिर हर साल ये जो है इंसिडेंट बढ़ेंगे। जी बिल्कुल महाराज जी, समय बचा नहीं है, 10 सेकंड में अपनी बात आप रखिएगा और लोगों को आप थोड़ा सा जागरूक करिए, आध्यात्मिक नजरिए से भी उनको आप बताइए कि पहाड़ों का, हालांकि आपने कई बार इस बात का जिक्र किया है कि पहाड़ों का हमारे जीवन में कितना इसका असर है और किस तरीके से ये बहुत जरूरी है हमारे लिए, इसलिए उनको संरक्षित करना, इनको सुरक्षित रखना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। महाराज जी। अमित जी देखिए, एक तो सबसे पहले आपको और आपके इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त कर रहा हूं कि जिस एंगल पे ये डिबेट चल रहा है, बहुत ही निश्चित रूप से यह प्रकृति जन्य और प्रकृति की रक्षा के लिए जो आपने विषय उठाया, वास्तव में इसके लिए जागरूकता एक है और मुझे खुशी है, प्रसन्नता है कि आपके साथ इस डिबेट में मैं हूं। मैं निश्चित रूप से पुनः एक बार कह रहा हूं कि हमारा जो देवभूमि है, देवभूमि के पहाड़ है, जो प्रकृति है, वो हमारी धरोहर है, अतुलनीय धरोहर है। और हमारे सनातन धर्म में ये पहाड़ों की पूजा और जो पेड़ वृक्षों की पूजा की जो वो की गई है, बताया गया है, तो इसीलिए नहीं बताया गया और इसीलिए नहीं करते कि सिर्फ ऐसे उसके पीछे यही कारण है कि हम उसका सम्मान करें। जो सम्मान करेंगे तो पेड़ों को काटेंगे नहीं, पहाड़ों को छेड़ेंगे नहीं, जब नहीं काटेंगे, नहीं छेड़ेंगे तो हम इस प्रकार की त्रासदी से बचे रहेंगे। और हमें पहाड़ सब कुछ देता है, पहाड़ ही हमें जल देता है, पहाड़ ही हमें अनेक प्रकार की औषधियां देती हैं और ये देवभूमि तो हमारी निरोगता का वो है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि हर व्यक्ति समझे, अगर पहाड़ से या वृक्षों से या प्रकृति से छेड़खानी करता है तो आने वाले नस्लों से कर रहा है, हम अपने आप से कर रहा है और परमात्मा से कहीं ना कहीं रुष्ट कर रहा है। इसलिए परमात्मा भी उससे प्रसन्न नहीं होंगे कि आप पहाड़ को या प्रकृति के साथ छेड़खानी करें, इसलिए उसका सम्मान। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं महाराज जी, माफी के साथ आपको मैं रोक रहा हूं क्योंकि समय मुझे इतनी ही इजाजत दे रहा है। दलीप जी, आपका भी बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और देखिए, ये सार्थक चर्चा हुई है, उम्मीद करते हैं कि ये चर्चा आपके काम आएगी और महाराज जी ने जो बात कही है, दलीप जी ने जो बात कही है, आप इस पर अमल करें, ये आपको बहुत काम आने वाली है। क्योंकि जिस तरीके से हम बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि पहाड़ हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, इनको सुरक्षित रखना, इनको संरक्षित रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो आज से ही आप अपनी भागीदारी को भी सुनिश्चित करिए और पहाड़ों का इस तरीके से दोहन करना बंद करिए, क्योंकि अपनी ज़रूरतों को पूरा करना इस तरीके से पहाड़ों का अगर आप दोहन करेंगे तो यही रौद्र रूप हमें देखने को मिलेगा जो इस वक्त हिमाचल में देखने को मिल रहा है और कुछ साल पहले उत्तराखंड में भी आपने देखा होगा। फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।